एक प्रॉब्लम देखते हैं यहां पर। ए वायर हैज ए रेजिस्टेंस 10 ओम, इट इज स्ट्रेच्ड बाय 1/10 ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ, देन इट्स रेजिस्टेंस विल बी ऑप्शन ए 10 ओम, ऑप्शन बी 12.1 ओम, ऑप्शन सी 9 ओम एंड ऑप्शन डी 11 ओम। सबसे पहले क्वेश्चन को केयरफुली रीड करते हैं। ए वायर हैज ए रेजिस्टेंस 10 ओम बोल रहा है भाई, तो यहां बोल रहा है एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस कितना है, उसका रेजिस्टेंस 10 ओम है। इट इज स्ट्रेच्ड, क्या बोल रहा है, उसको स्ट्रेचिंग किया जा रहा है, उसको खींचा जा रहा है, कितना, बाय 1/10 ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ, देन इट्स रेजिस्टेंस विल बी, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, बेसिकली यदि हम बात करें तो ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम जो है रेजिस्टेंस और लेंथ के बारे में बात कर रहा है। तो क्या कोई ऐसा हमारे पास फार्मूला अवेलेबल है जिसमें रेजिस्टेंस और लेंथ का कनेक्शन हो? जी हाँ, वो हमारे पास अवेलेबल है। और यदि हम बात करें तो वो निकल के आएगा रेजिस्टेंस इक्वल टू, हम लिख सकते हैं रो एल बाई ए हम यहां पर लिख सकते हैं। रो इज द रजिस्टिविटी अब बताऊंगा इसके बारे में, इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। रजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल, L is the length of the material, A is the cross sectional area of that particular wire or a conductor. Also I can say the L is a length of that particular conductor and rho is the specific resistance, or we can say the resistivity of the particular material. Resistance का यूनिट हम सभी को मालूम है, ये क्या होता है, ओम होता है, ठीक है। इस क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले वन मोर थिंग आई विल टेल यू हियर। तो रजिस्टिविटी के बारे में यहां पर से हम लिख सकते हैं R into A by L we can write from here। एंड आप ध्यान दीजिए, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है रिगार्डिंग दिस रजिस्टिविटी, वो है इसका कुछ पर्टिकुलर पॉइंट। पहला पॉइंट है इसका यूनिट। तो यूनिट क्या होगा इसका, देखिए आप, रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, ओम। एरिया क्रॉस सेक्शन के बारे में बात हो रहा है तो ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर, लेंथ हो जाएगा मीटर। मतलब यदि हम बात करें तो जो इसका यूनिट निकल के आएगा वो निकल के आएगा ओम मीटर। एग्जामिनेशन में आया हुआ है कि यूनिट क्या होती है रजिस्टिविटी की, तो यूनिट क्या होती है, ओम मीटर, ये आपको मालूम होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट, फॉर्मूले में देखने से आपको लग रहा होगा कि जो रजिस्टिविटी है वो मटेरियल या कंडक्टर के क्रॉस सेक्शनल एरिया या लेंथ पर डिपेंड करता है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है। जो रजिस्टिविटी है बेसिकली ये डिपेंड करेगी नेचर ऑफ द मटेरियल। इसको बिल्कुल आप ध्यान पर रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो रजिस्टिविटी विल डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द मटेरियल, ठीक है। आइए इस क्वेश्चन वापस आते हैं। ये दोनों ही पॉइंट एग्जामिनेशन में पूछा गया है, इसलिए मैंने आपको ये पॉइंट यहां पर बताया है। रेजिस्टेंस और लेंथ के बारे में यदि हम लोग बात करें तो आपको यहां पर से एक दिख रहा होगा रिलेशन। यदि हम लोग बात करें तो रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या दिख रहा है, आपका लेंथ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है, यहां पर से दिख रहा है। अब आप देखिए कि यदि हम क्वेश्चन की तरफ जाएं तो क्वेश्चन बोल रहा है ए वायर हैज ए रेजिस्टेंस 10 ओम, इट इज स्ट्रेच्ड बाय 1/10 ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ, देन इट्स रेजिस्टेंस विल बी। तो मान लेते हैं कि पहला जो रेजिस्टेंस है, मतलब इनिशियल लेवल पर रेजिस्टेंस जो है हमारा वो R1 है, और उसकी वैल्यू कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 10 ओम, ठीक है, ये 10 ओम दिया हुआ है, ठीक है। अब बोल रहा है वायर क्या कर रहे हैं, स्ट्रेच कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उसको खींच रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि भाई ये पर्टिकुलर एक हमारा वायर हो गया, क्या कर रहा है, उसको स्ट्रेचिंग किया जा रहा है। तो मान लेते हैं इनिशियल लेवल पर यदि कोई वायर है तो उसका लेंथ क्या हो गया, L1 हो गया, ये मान लेते हैं अभी हम लोग, ठीक है। अब उसको हम स्ट्रेचिंग करेंगे तो इसके लेंथ जो होगा वो बदलेगा, मतलब वो L2 हो जाएगा। वो कितना होगा वो मैं बताऊंगा, ठीक है। तो अब जब पर्टिकुलर जो लेंथ L1 है उसको हम स्ट्रेच किए, कितना किए, 1/10 ऑफ इस ओरिजिनल लेंथ, तो वो L2 बनेगा। तो बोल रहा है अब बताइए रेजिस्टेंस R2 कितना होगा, ये हमारा क्वेश्चन है,
ये हमारा क्या है क्वेश्चन है। अब आइए देखते हैं यहां पर से। अब डायरेक्ट रिलेशन के बारे में बात हो रहा है, मतलब लिख सकते हैं हम R1 बाय R2 इक्वल टू, दिस इज गिवन एज दी L1 बाई L2। हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है R2, तो रिवर्स कर लेते हैं इसको, R2 बाई R1 इक्वल टू L2 बाई L1 हो जाएगा। तो यहां पर से फर्दर यदि हम आगे जाएं तो हम लिख सकते हैं R2 विल बी इक्वल टू L2 अपॉन L1 इंटू क्या हो जाएगा यहां पर से R1 हो जाएगा। ठीक है, मतलब यदि हमारे पास L1, L2 और R1 की वैल्यू मालूम चल जाए तो ये फिर हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं लेंथ के ऊपर फोकस करेंगे। अब बोल रहा है कि भाई मान लेते हैं ना कि वायर का इनिशियल लेंथ कितना है, उसका L1 है, L1 इनिशियल लेंथ है। अब उसको स्ट्रेच कितना कर रहे हैं, 1/10 कर लेते हैं। ठीक है, मैं मान लेता हूं फॉर एन एग्जांपल, आप मान लो कि लगभग जो इसका लेंथ है ना वो कितना हो गया 100 मीटर। ये मान लेते हैं फॉर एन एग्जांपल कि भाई इनिशियल लेवल पर जो उसका लेंथ है वो कितना है, 100 है। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इस 100 मीटर का जो एक वायर है ना उसको हम उसके 1/10 से क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं उसको, क्या कर रहे हैं वहां पर, उसको इंक्रीज कर रहे हैं। स्ट्रेच करने का मतलब क्या, उसके लेंथ को हम इंक्रीज कर रहे हैं। कितना कर रहे हैं, 1/10 ऑफ इट्स इनिशियल, मतलब 100 तो इसका इनिशियल हो गया। अब कुछ सोचिए ना, यदि ये 100 मीटर का एक वायर है, इसको मैं स्ट्रेच करूंगा तो ये तो स्वाभाविक सी बात है ना कि 100 ज्यादा ही होगा। ये तो ज्यादा कितना होगा, वही क्वेश्चन बताया हुआ है, कितना है वो 1/10। तो 100 का 1/10 कितना हो जाएगा बताइए मेरे को, ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी 10 होगा ना, मतलब 100 का 1/10 कितना होगा, ये 10 हो जाएगा। तो L2 की वैल्यू कितनी आएगी, L2 तो वो वैल्यू है ना लेंथ की जहां पर हम इनिशियल लेंथ को 1/10 क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। तो L2 हमारा क्या होगा, पहला इनिशियल लेंथ L1 और उसके बाद जो इनिशियल लेंथ को 1/10 इंक्रीज किया गया तो उसकी वैल्यू कितनी आई, 10। हम 10 लिख देंगे यहां पर से। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो L1 की वैल्यू कितनी है, दिस इज 100 और प्लस ये क्या हो जाएगा 10, मतलब L2 की वैल्यू कितनी आ गई, दिस इज 110। तो L2 की वैल्यू कितनी आ गई, 110 आ गया। तो अब हम यदि यहां पर गौर से देखें तो हमारे पास भाई R1 भी मालूम चल गया, हमें L1 भी मालूम चल गया और L2 भी मालूम चल गया। तो अब डायरेक्टली हम यहां पुट करेंगे और देखेंगे कि हमारा आंसर कितना आएगा। तो L2 की वैल्यू कितनी हो गई, दिस इज 110 और L1 की वैल्यू कितनी हो गई, दिस इज 100 और इंटू R1 की वैल्यू कितनी हो गई, दिस इज 10। तो इसको आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे कि जो R2 की वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, 11 ओम। तो यहां पर जो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी 11 ओम। नाउ लुक वन प्रॉब्लम, if the length of a bar of magnetic reluctance is increased by 20% and cross-sectional area is decreased by 20%, then the reluctance is option A increased by 67%, option B increased by 50%, option C decreased by 50%, option D decreased by 67%। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, if the length of a bar of magnetic reluctance is increased by 20%, तो यहां पर एक टर्म जो आ रहा है रिलक्टेंस, थोड़ा सा पहले इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। रिलक्टेंस बेसिकली क्या होता है, देखिए हमें यह मालूम है कि सर्किट जो होगा वो एक होगा इलेक्ट्रिक सर्किट, एक होगा मैग्नेटिक सर्किट। ठीक है, इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट फ्लो होगा, मैग्नेटिक सर्किट में फ्लक्स सेटअप होगा, ये हमको बेसिक कॉन्सेप्ट से मालूम है। इलेक्ट्रिक सर्किट में एक ऐसा प्रॉपर्टी होता है मटेरियल का जो करंट को फ्लो होने को अपोज करता है, जिसको हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। उसी प्रकार से मैग्नेटिक सर्किट में एक प्रॉपर्टी होगी जो फ्लक्स सेटअप होने को अपोज करेगा, उसी को क्या बोलते हैं, रिलक्टेंस बोलते हैं। उसी को क्या बोलते हैं, उसी को हम बोलते हैं रिलक्टेंस। डिनोट करेंगे R से, कैपिटल R। सिंबल अलग अलग यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर मैंने कैपिटल R से लिखा है, एनी कंफ्यूजन तो EL लिख देता हूं, REL रिलक्टेंस के लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं।
क्लियर है यहां तक? तो रिलक्टेंस इज ए प्रॉपर्टी ऑफ ए मैग्नेटिक सर्किट विच अपोजेस द सेटिंग अप ऑफ द फ्लक्स। ठीक है, अब एक और बात, जिस प्रकार से इलेक्ट्रिक सर्किट में हमको ये मालूम है कि वी कैन राइट द रिलेशनशिप बिटवीन द वी, आई एंड आर, ओम्स लॉ, उसी प्रकार से मैग्नेटिक सर्किट में भी एक इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन होता है, यदि मैं आपको बताऊं तो वो होगा फ्लक्स इक्वल टू एमएमएफ बाय रिलक्टेंस। फ्लक्स इक्वल टू एमएमएफ बाय रिलक्टेंस। क्लियर है यहां पर? क्लियर है? अब आप देखें यहां पर, तो यहीं से मैं क्या लिख सकता हूं, रिलक्टेंस इक्वल टू क्या लिख सकता हूं, यदि हम बात करें तो रिलक्टेंस इक्वल टू एमएमएफ बाय फ्लक्स। एमएमएफ we can define as the N into I, N into I we can define as the MMF. Flux, magnetic lines we can define flux, unit is given as Weber, ये हमको मालूम है। सिंबॉलिक यूज करेंगे फ्लक्स का एज ए फाई, MMF एम्पियर टर्न्स, नॉर्मली हम मेंशन करते हैं। अब आप देखें यहां पर एग्जामिनेशन में कई बार पूछा हुआ है कि भाई बताओ रिलक्टेंस की यूनिट क्या होती है। एम्पियर टर्न्स, एमएमएफ के यूनिट हम लोग क्या लिखेंगे, एम्पियर टर्न्स, और फ्लक्स का यूनिट क्या हो जाएगा, वेबर। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि एम्पियर टर्न्स पर वेबर इज द यूनिट ऑफ रिलक्टेंस। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, यूनिट इंपॉर्टेंट है, रिलक्टेंस का एग्जामिनेशन में आया हुआ है, आ सकता है। तो रिलक्टेंस का यूनिट क्या हो गया, एम्पियर टर्न्स पर वेबर। रिलक्टेंस इज ए प्रॉपर्टी ऑफ ए मैग्नेटिक सर्किट विच अपोजेस द सेटअप ऑफ द फ्लक्स। अब रिलक्टेंस का यदि हम इक्वेशन के बारे में बात करें, दिस विल बी L अपॉन A इंटू म्यू नॉट एंड म्यू आर, हम लिख सकते हैं। L we can define here the mean length of the magnetic circuit. A we can define as the cross sectional area of the mean length or a magnetic circuit. Mu naught is the absolute permeability and mu r is the relative permeability. बाकी फैक्टर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। अभी हम बात करेंगे यहां पर लेंथ और ए की, क्योंकि वही क्वेश्चन में यहां पर हमसे पूछ रहा है। अभी क्वेश्चन में जो बात कर रहा है वो बात कर रहा है लेंथ की, और वो बात कर रहा है क्रॉस सेक्शनल एरिया का। एल के बारे में बात हो रही है और ए के बारे में बात हो रही है, जिसके बारे में बात हो रही है वहां फोकस करेंगे। इफ द लेंथ of a bar of magnetic reluctance is increased by 20% and cross sectional area is decreased by 20%, मतलब बात सिर्फ किसकी हो रही है यहां पर, बात सिर्फ हो रही है यहां पर लेंथ और क्रॉस सेक्शनल एरिया का। क्लियर है यहां तक? तो अभी आप देखिए, अब बोल रहा है लेंथ ऑफ ए बार ऑफ मैग्नेटिक रिलक्टेंस इज इंक्रीज्ड बाय 20%, मतलब यहां पर भी लेंथ क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया इज डिक्रीज्ड बाय 20%, मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया भी बदल रहा है, मतलब L1 L2 हो रहा है, A1 A2 हो रहा है ना भाई। तो यदि हम यहां पर से लिखें तो हम लिखेंगे रिलक्टेंस 1 अपॉन रिलक्टेंस 2 इक्वल टू L1 अपॉन L2 इंटू क्या हो जाएगा भाई, A2 अपॉन A1। अब यदि फर्दर हम देखें यहां पर, तो हम यहीं पर लिख सकते हैं रिलक्टेंस
2 by reluctance 1 will be equal to, this is L2 by L1 into A2 by A1 कर सकते हैं। बहुत सिंपल है ना भाई, पॉसिबल। अब यहीं पर से हम चाहें तो इस रिलक्टेंस को यहां मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। ये हमने मल्टीप्लाई कर लिया, मतलब अब हमारे पास इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए हमने एक फॉर्मूला जनरेट कर लिया। या वी कैन से वी हैव अ रिलेशनशिप ऑफ द वेरिएशन ऑफ द लेंथ एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया विद द रिलक्टेंस। अब वापस आते हैं, तो अब देखिए आप, लेंथ ऑफ ए बार ऑफ मैग्नेटिक रिलक्टेंस इज इंक्रीज्ड बाय 20%। मतलब आप देखेंगे यहां पर, तो इनिशियल लेंथ L1 तो हमारा इनिशियल लेंथ है ना, तो यही इंक्रीज हो रहा है ना। कितना इंक्रीज हो रहा है? 20% इंक्रीज हो रहा है। कितना इंक्रीज हो रहा है? 20% इंक्रीज हो रहा है। तो मान लेते हैं कि L1 भाई हमारा 100 है, मान लेते हैं कि L1 कितना है हमारा? 100 मीटर मान लेते हैं। अब बोल रहा है लेंथ ऑफ ए बार ऑफ मैग्नेटिक रिलक्टेंस इज इंक्रीज्ड बाय 20%। मतलब जो L2 होगा ना, जो L2 होगा ना, वो 20% ज्यादा होगा किससे? L1 से। तो भाई 100 का आप 20% निकालोगे तो 20 हुआ ना। तो L2 की वैल्यू कितनी आएगी? इनिशियल लेंथ 100, और जितना इंक्रीज हुआ, कितना इंक्रीज हुआ? 20%, मतलब 20। तो मतलब L2 की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं? दिस इज 120। क्लियर है यहां तक? क्लियर है यहां तक? अब आप देखिए, ये तो हो गया भाई L1 L2 तो हमारा आ गया। अब आगे वो बात कर रहा है क्रॉस सेक्शनल एरिया का। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया इज डिक्रीज्ड बाय 20% बोल रहा है। डिक्रीज हो रहा है ना, ये डिक्रीज हो रहा है। लेंथ जो था वो इंक्रीज हो रहा है, ध्यान दीजिए। तो अब यदि हम लोग बात करें यहां पर क्रॉस सेक्शनल एरिया A1 इनिशियल लेवल पर, यदि हम लोग बात करें मीटर स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा? 100 मान लेते हैं, 100। अब A2 हमको निकालना है, लेकिन अभी आप देखिए क्या बोल रहा है, वो डिक्रीज हो रहा है 20% से। तो अगेन यदि हम 100 का 20% निकालेंगे तो कितना आएगा? वो 20 आएगा ना, ठीक है। अब तो A2 जो होगा हमारा क्या होगा? इनिशियल A1 आएगा, इनिशियल A1 आएगा, मतलब A1 की वैल्यू कितनी हो गई? ये 100 हो गई। लेकिन आप देखेंगे ये तो डिक्रीज हो रहा है ना, इंक्रीज होने पर हम यहां पर प्लस किए हैं लेंथ में, तो डिक्रीज होने पर तो माइनस करेंगे ना भाई। लेंथ डिक्रीज होगा तो माइनस करेंगे ना। ये कितना हो जाएगा? -20। तो A2 की वैल्यू कितनी आएगी? दिस इज गिवन एज द 80। तो अभी हमारे पास L1 भी मालूम चल गया, L2 भी मालूम चल गया, और A2 भी मालूम चल गया, और A1 भी हमको मालूम है। तो क्या अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं? बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं। अभी देखिए आप, तो अभी हम देखें यहां पर, तो L2 की वैल्यू कितनी है? अभी देखिए L2 की वैल्यू कितनी है भाई? L2 कितना है? 120। तो L2 इज 120। L1 कितना है? L1 इज 100। L1 इज 100। A2 की वैल्यू कितनी है? A2 इज 80। A1 की वैल्यू कितनी है? इट्स 100 इंटू रिलक्टेंस। इस टर्म में हमको निकालना है। क्लियर है यहां तक? L2 ये थोड़ा रिवर्स होगा ना, दिस विल बी दी A1 बाई A2 होगा ना, ये रिवर्स हुआ तो ये A1 बाई A2 होगा। तो मतलब A1 A2 होगा, तो A1 की वैल्यू कितनी है? A1 की वैल्यू कितनी? दिस इज 100, और A2 की वैल्यू कितनी है? दिस इज 80। सॉल्व कर लेते हैं अब इसको। दिस 100 एंड 100 कैंसल आउट, दिस 0 इज कैंसल आउट, 4 × 12 4 दूनी 8,
3/2 इंटू RE1। तो रिलक्टेंस जो 2 होगा ना वो 3/2 टाइम्स है रिलक्टेंस 1 का, या हम बोल सकते हैं कि भाई ये 1.5 टाइम्स होगा रिलक्टेंस 1 का। कितना होगा? रिलक्टेंस की वैल्यू कितनी हो गई? 1.5 गुनी हो गई। कितनी हो गई? 1.5 गुनी हो गई। लेकिन ऑप्शन में हमको परसेंटेज के हिसाब से बात कर रहा है। तो पहली बात तो ये क्लियर है कि जो रिलक्टेंस जो 2 होगा वो रिलक्टेंस 1 का 1.5 गुना है, 1.5 टाइम्स है। इसका मतलब जो होगा रिलक्टेंस 2 की वैल्यू इंक्रीज करेगी। तो जिस जिस ऑप्शन में डिक्रीज है वो पहले काट दो। ये ऑप्शन ए और सॉरी डिक्रीज, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी तो पहले ही कट गया। ऑप्शन ए अभी भी मेंटेन है, ऑप्शन ए अभी भी मेंटेन है। अब यहां पर से आपने ये फाइंड आउट कर लिया कि रिलक्टेंस की जो वैल्यू निकल के आ रही है ना वो इनिशियल रिलक्टेंस से ज्यादा होगी। इसका मतलब वो इंक्रीज करेगा, डिक्रीज नहीं करेगा। तो ऑप्शन सी और डी कट गए। अब आगे बढ़ते हैं। अब चूंकि क्वेश्चन में परसेंटेज के हिसाब से बात कर रहा है तो परसेंटेज निकाल लेते हैं, कौन सी बड़ी बात है। अब देखिए हमको अब यहां पर से ये मालूम चल चुका है कि जो रिलक्टेंस 2 है ये 1.5 टाइम्स है रिलक्टेंस 1 का, है 1.5 टाइम्स। इसका मतलब हम ये मान के चलें कि यदि रिलक्टेंस 1 यदि वो 100% था, कितना था? 100% था रिलक्टेंस, ठीक। तो ये तो 1.5 गुना बोल रहा है ना, मतलब 100 के साथ क्या करना पड़ेगा? प्लस क्या करना पड़ेगा? 50% करना पड़ेगा ना। तो व्हेन विल ऐड दिस 100 इंटू प्लस 50%, तभी तो बनेगा ना ये 150%। इसका मतलब आप देखेंगे कि इनिशियल रिलक्टेंस तो हमारा 100% था, ठीक है, ठीक है। अब इस पूरे प्रोसेस के दौरान रिलक्टेंस 2 जो है हमारा वो कितना बढ़ा है? 50% ज्यादा हो गया ना। ये तो इनिशियल था, 50% ज्यादा हुआ ना। तो ऑप्शन बी जो रहेगा हमारा क्या होगा? यहां पर आंसर होगा। क्लियर है? हमारा जो आंसर आया था ये टाइम्स में आया था। मैंने आपको सिंप्लीफाई करने के लिए परसेंटेज में बता दिया। ऐसे कभी भी प्रॉब्लम आपको आते हैं ना, आप इनिशियल लेवल पर इस प्रकार से सॉल्व किया करो, आपको कभी डाउट नहीं होगा। इनिशियल पर कुछ 100 ले लो, ऐसे फिगर लो जिसमें कैलकुलेट करना आपके लिए इजी पड़े। एग्जामिनेशन में समय वैसे ही बहुत कम होता है, और एग्जामिनेशन में कैलकुलेशन जितना हम सिंपल रखें, जितना कैलकुलेशन हम कम रखें, उतना एरर चांसेस वहां पर कम होती हैं, उतने चांसेस मिस्टेक के कम होते हैं, ठीक है। तो ये एक अच्छा प्रॉब्लम था। आई होप आपको चीजें यहां पर क्लियर हुई होंगी। तो ऑप्शन बी इज द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम।